विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष व्याकरण से वाच्य विषय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। अर्थात आज का हमारा विषय है वाच्य और आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित 4 अंकों के प्रश्न आते हैं, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो आइए अब हम अपने विषय की ओर चलते हैं। वाच्य। वाच्य शब्द संस्कृत की वच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहे जाने योग्य अथवा बताने योग्य। तो इस तरह से वाच्य शब्द का अर्थ हुआ बोलने का विषय। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भाषा में बताने योग्य अथवा कहने योग्य क्या है। यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो यह बात स्पष्ट होती है कि भाषा में बताने योग्य अर्थात सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है, क्योंकि भाषा के किसी भी अवयव के बिना भावाभिव्यक्ति हो सकती है, किंतु क्रिया के बिना वह संभव नहीं। वाच्य किसी वाक्य में क्रिया की इसी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है कि वह किसके अनुरूप प्रयोग की गई है। वाच्य से ही ज्ञात होता है कि बोले जाने वाले वाक्य में किस बिंदु की प्रधानता है, अर्थात क्रिया के द्वारा यह बोध हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं वाच्य वह रूप है जो हमें यह बताता है कि क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है अथवा भाव है। तो आइए इसको हम उदाहरणों से समझें। तो पहला उदाहरण देखिए, अंशुल ने खाना खा लिया। यहाँ अंशुल क्या है? कर्ता है और उसके साथ कारक चिन्ह ने लगा है। और खाना वाक्य में कर्म है, खा लिया क्रिया। पर यदि ध्यान से देखें तो खा लिया क्रिया कर्ता पर केंद्रित है। अंशुल ने खा लिया, क्या खा लिया? खाना खा लिया। तो जब वाक्य की क्रिया कर्ता पर केंद्रित होती है तो वह वाक्य कैसा कहलाता है? कर्तृवाच्य। अगला वाक्य देखिए, बच्चा रोता है। यहाँ बच्चा क्या है? कर्ता और रोना क्रिया। तो कर्ता पर आधारित क्रिया है, तो यह वाक्य कैसा हो जाएगा? कर्तृवाच्य। तो जब क्रिया कर्ता पर केंद्रित हो तो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। और आप सबने अपनी पूर्व की कक्षाओं में क्रिया के 2 प्रकार पढ़े होंगे, सकर्मक और अकर्मक कर्म के आधार पर। तो यहाँ पर पहला वाक्य अंशुल ने खाना खा लिया, इसमें खाना खा लिया कैसी क्रिया है? सकर्मक, क्योंकि खाना क्या है? यहाँ कर्म है। तो जब वाक्य में हम कर्म देखेंगे क्रिया के साथ तो वो कैसी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक। अगला वाक्य देखिए, इसमें बच्चा रोता है। इसमें रोना कैसी क्रिया है? अकर्मक, क्योंकि यहाँ कर्म का अभाव है। तो जहाँ कर्म का अभाव होता है वहाँ कैसी क्रिया होती है? अकर्मक। तो इस तरह से आपने जाना कि जब क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता होता है तो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। अगला वाक्य देखिए,
पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है में पतंग क्या है? कर्म है और क्रिया उड़ रही है। तो यहाँ क्रिया किस पर केंद्रित है? कर्म पर। कर्मवाच्य के कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जहां आवश्यक नहीं कि कर्ता हो ही। कर्ता आपको कई बार इन वाक्यों में नहीं भी मिलता है। और इस वाक्य में आपने देखा पतंग उड़ रही है में कर्ता नहीं है और उड़ रही जो इसकी क्रिया है वह किस पर केंद्रित है? कर्म पर। तो यह कैसा वाक्य हो गया? कर्मवाच्य। अगला उदाहरण देखिए, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। यहाँ पुस्तक क्या है? कर्म है और राम कर्ता है। जब कर्ता के साथ के द्वारा जुड़ा होता है, अर्थात के द्वारा कारक चिन्ह जुड़ा होता है, तो हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि यह कर्म कारक का वाक्य है। और साथ ही कर्म पर आधारित क्रिया देखेंगे, जैसे पुस्तक यहाँ कर्म है और क्रिया पढ़ी गई, तो पुस्तक का जैसा लिंग या वचन था वैसे ही क्रिया हो गई और क्रिया कैसी हुई? यहाँ कर्म केंद्रित। तो यह वाच्य कैसा हुआ? कर्मवाच्य। तो जब वाक्यों में क्रिया कर्म पर आधारित होती है तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। आगे के वाक्य देखें, मोहन से लिखा नहीं जाता। मोहन से लिखा नहीं जाता। इस तरह के वाक्यों में जहां निषेध हो या असमर्थता जैसे भाव हो तो वो क्रिया क्या कहलाती है? भाववाच्य की क्रिया कहलाती है। अगला देखिए उदाहरण, चलो तालाब में तैरा जाए। तो जहां पर क्रिया भाव से संबंधित हो, अर्थात क्रिया में असमर्थता, विवशता, इच्छा, सहमति, अनुमति जैसे भाव निकल रहे हों, तो वो क्रिया कैसी हो जाएगी? भाववाच्य की क्रिया हो जाएगी। तो जिन वाक्यों में हमें भाव की प्रधानता मिलती है वे वाक्य कैसे कहलाते हैं? भाववाचिक। तो इस तरह से आपने इन उदाहरणों के माध्यम से वाच्य के भेद जाने। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इस प्रकार से आपने वाच्य के 3 भेद समझे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अपने अगले वीडियो में हम इन्हीं तीनों भेदों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।